हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से आज के दिन मेरे 1 लाख व्यूज़ पूरे हुए हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आगे के लिए भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MMPC 003 बिजनेस एनवायरनमेंट के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले यूनिट में आपके 4 चैप्टर कवर होते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पहला इंट्रोडक्शन ये कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए इन टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्या टॉपिक आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट के अंदर। अगला है सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, जो कि मैं आप पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 जो भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स रहते हैं उसमें से 3 उन्होंने यहीं कवर कर दिए। अगला टॉपिक है हमारा बिजनेस एथिक्स इन CSR। तो इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से। तो मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ सकते हैं। तो इस यूनिट को अच्छे से कवर कर लेना। और MMPC 003 आपके सभी इजी चैप्टर सब्जेक्ट्स में से एक है, तो आपको बस सारे चैप्टर्स एक बार गो थ्रू करने हैं। जो इग्नू की बुक मिली होगी आपको उसके बाद लेके बैठना और सारे पेज बाय पेज सारे चैप्टर्स गो थ्रू करना, और जितना ज्यादा रीडिंग करोगे एग्जाम में लिखने के लिए उतना ज्यादा मटेरियल होगा आप लोगों के पास। बहुत इजी सब्जेक्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस रीडिंग करके जाना अच्छे से टॉपिक्स की। और जो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, जो टाइटल्स हैं उनके हेडिंग्स लिख के जाना, ताकि टाइटल्स होंगे आपके पास लिखने के लिए तो एक्सप्लेनेशन आप कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। आपके सब्जेक्ट का नाम है तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके ऊपर आपको एक पेज लिखने में मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक पेज नहीं लिख सकते तो ये दिखाता है कि आप अच्छे से तैयारी करके नहीं आए एग्जाम में। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है कि जो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। ठीक है, इंटरनल मतलब एम्प्लॉयज हो गया, और एम्प्लॉयज के अलावा आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया। ठीक है, आपके फिजिकल रिसोर्स या फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज हो गई, आपके ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज हैं, तो वो सब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, सोशो कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सब आपके आउटसाइडर एनवायरनमेंट आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो ये सब किस में आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट है। अब इसमें पूछा गया अगले क्वेश्चन में आपका, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स। तो फीचर्स हम क्या बोलेंगे कि एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। एनवायरनमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इसमें बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, कि जैसे मैंने बताया अभी आपको, पॉलिटिकल, लीगल, सब बहुत सारे डायमेंशन है। इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट डालेगा। GDP मतलब इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक में चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो उसके अलावा लीगल की गवर्नमेंट कोई नए रूल ले आए, GST के रेट्स चेंज कर दिए या कोई नया टैक्स ले आए, तो वो सब भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। तो मल्टी डायमेंशनल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। आप एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको इजीली नहीं समझ सकते। ठीक है, आपको नहीं पता कि कब क्या चेंज हो जाए, कब गवर्नमेंट नए रूल ले आए, कब इकोनॉमी में आपके अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हो जाएं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स टर्म है या कॉम्प्लेक्स है होता है। और एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। मैंने बताया जैसे कि इंटरनल एनवायरनमेंट में अलग अलग जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉय हो गए, आपका कल्चर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, वैल्यूज हो गया। ठीक है, आपके ह्यूमन रिसोर्स हो गए, तो वो सब आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, एक्सटर्नल भी इम्पैक्ट करते हैं। तो दोनों ही चीजें आपको हैंडल करके चलनी होती है अगर आपको एक आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपको ग्रो करना है बड़े लेवल पे। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो हमारा नेचर में क्या क्या आते हैं, कुछ हद तक सेम ही टॉपिक है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, मल्टीफेसेड। ठीक है, फिर रीचिंग इम्पैक्ट। स्कोप में क्या आता है आपका कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कितना स्कोप है, कि मतलब जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है
उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बताए मैंने, ठीक है। ट्रेड यूनियंस, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, कंपटीटर्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मीडिया, ठीक है। तो बहुत सारे आपका मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है कि आपको नहीं पता कि इन सारे जो इंटरमीडियरीज है या इन सब लोगों में से कौन आपके बिजनेस को कब नेगेटिव इम्पैक्ट कर दे, कब कौन आपके बिजनेस को पॉजिटिव इम्पैक्ट करके उसको आगे बढ़ा दे, ठीक है। अगला कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। उसमें अलग अलग आपको डायमेंशन बता चुका हूँ सारे, तो कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है स्वॉट एनालिसिस। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्होंने जरूर ये पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस। और स्वॉट एनालिसिस में हम लोग इस तरीके से एक डायग्राम बनाते हैं, एग्जाम में जरूर बना के आना, ठीक है। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट्स। तो बिजनेसेस में कई बार इसको यूज किया जाता है अपनी कैपेबिलिटीज जानने के लिए, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ जानने के लिए, अपनी वीकनेस जानने के लिए, अपने अपकमिंग थ्रेट्स को जानने के लिए। तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। अगर ये आपका शॉर्ट नोट्स में आता है तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है इसको इंटरनल एनालिसिस माना जाता है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर माना जाता है, ठीक। तो इसको अच्छे से कवर कर लेना, इन सबको भी अच्छे से कवर कर लेना। ये टेबल, ये ऐसे चार्ट जरूर बना के आना अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो, और इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना एक एक करके, स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स को, ठीक है। अगला, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उनको पता होगा दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को साथ लेके चलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसमें, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका जीडीपी आता है, जीडीपी के बाद आपका इन्फ्लेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, और उसके अलावा आप यहाँ पे जो आपका वो आता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक। उसके अलावा आगे आप पढ़ोगे उन चीज़ों को, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक, फिस्कल डेफिसिट, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, जब जहाँ पे पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है। और इसके अलावा जब आपको ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी एक्सप्लेन करने को आए तो वहाँ पे आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जो आपका वो रहता है ना साइक्लिक, जो आपका इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसमें आपका टू सेक्टर आता है, ठीक है। टू सेक्टर में क्या क्या रहता है, फर्म और हाउस होल्ड रहते हैं, उनका फ्लो ऑफ मनी एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस दिखाता है। फिर थ्री में, थ्री फ्लो ऑफ सर्कुलर इनकम में आपका हाउस होल्ड आता है, फर्म्स आते हैं और फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है। और जब फोर पे आता है तो गवर्नमेंट उसमें आ जाती है। थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट, ठीक है। फोर्थ सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है। तो वो भी एक बार कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर पेपर में आता है तो फ्री के मार्क्स है, ठीक। अगला भी आपका आ गया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अगर आप ये इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो नेशनल इनकम जरूर पढ़ के जाना। नेशनल इनकम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ नेशनल इनकम। तीन अप्रोच होती हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। जिन बच्चों ने 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़ी उन्होंने मेथड से नेशनल इनकम निकालना भी सीखा होगा। दूसरा आपका आता है इनकम मेथड, एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये आपके तीन डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो कि एक नेशनल इनकम निकालने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और गवर्नमेंट भी इन्हीं तरीकों से निकालती है। तो अच्छे से पढ़ लेना नेशनल इनकम को, उसके डिफरेंट अप्रोचेस को, इनकी एक्सप्लेनेशन को, कि अगर 20 नंबर में ये आंसर आए तो हम क्या लिखोगे। तो ये टॉपिक्स पढ़ लेना, इनके फॉर्मूलाज पढ़ लेना जो आप मेंशन कर सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, ब्रीफली डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत इजी आंसर है, क्वेश्चन है, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन अगर इसका हिंदी टर्म बोले महंगाई। गवर्नमेंट हमेशा महंगाई के ऊपर मेनली अपोजिशन जो होते हैं वो इसको लेके बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाते हैं कि देश में महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। लेकिन महंगाई होती क्या है, हम कब बोलेंगे कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है,
या इन्फ्लेशन नहीं है? और क्या इन्फ्लेशन होना बुरा है? ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको तब मिलेंगे जब आप इन चीजों को पढ़ोगे अच्छे से। तो इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर एक हद तक अच्छा होता है। आप लोगों को लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, महंगाई अच्छी कैसे है? जी हाँ, बिल्कुल, महंगाई एक हद तक इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। आप खुद सोचो, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन नहीं होगा, जो चीज आज 10 रुपए की है 10 साल बाद भी 10 रुपए की मिलेगी, तो क्या उस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे? अगर उस कंपनी के प्रॉफिट्स ही नहीं बढ़ेंगे, तो क्या जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो उनको सैलरी में इंक्रीमेंट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कुछ हद तक एक लिमिट में सही होता है, जिससे कि अगर रॉ मटेरियल महंगे होते हैं तो जो आपके वेंडर्स हैं उनका मार्जिन बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आपका रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो आप थोड़ा और महंगे पे बेचोगे तो आपके भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं। ठीक, जब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, वेंडर के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, तो वो लोग अपने एम्प्लॉयज को सैलरी ज्यादा देंगे, इंक्रीमेंट तो होगा ना, धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी। अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन ही नहीं होगा, चीजें सब सेम रेट पे है, सेम क्वांटिटी में जब सेल कर रहे हैं, तो सैलरी कैसे बढ़ाएंगे एम्प्लॉयज की? खुद के प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगा मालिक अपने? ठीक है, तो इसलिए इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी में जरूरी होती है। अब मुद्दा ये है कि कितनी इन्फ्लेशन जरूरी होती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज आलू 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, 6 महीने बाद 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, फिर 80 रुपए किलो मिल रहे हैं, फिर 2 साल बाद लगा 200 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का मानना है, इवन आरबीआई का मानना है कि इन्फ्लेशन जो है 4% ±2%, मतलब इन्होंने एक ब्रैकेट बनाया है 2 से लेके 6% का ब्रैकेट, कि अगर इकोनॉमी के अंदर इतना इन्फ्लेशन है इंडिया में, ये इंडिया का मार्जिन बता रहा हूं मैं, जो आरबीआई ने सेट किया हुआ है, तो जो ये 2% से 6% का ब्रैकेट है इन्फ्लेशन का, इसके अंदर का इन्फ्लेशन रेट है इकोनॉमी का, तो वो अच्छा है। और आइडल क्या है? 4%। अगर इन्फ्लेशन रेट 2% से कम है तो वो इकोनॉमी के लिए दिक्कत है। दिक्कत किस हिसाब से है कि वही मैंने बताया, मार्केट में चीजों को रेट्स नहीं बढ़ेंगे, रेट्स नहीं बढ़ेंगे तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं होगा, बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं होगा तो एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं बढ़ा पाएगा, एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं बढ़ेगी तो वही वो ट्रैप में फंसेंगे, सेम सैलरी लेके रहोगे काफी टाइम तक, और लेकिन एक्सपेंसेस तो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 2% से कम इन्फ्लेशन होना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और 0% से कम होना उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब कि इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, डिफ्लेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को, वेंडर्स को, जो भी आपके सेलर्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। उनको लॉस होगा तो लोग एम्प्लॉयज को सैलरी से, जॉब से निकालना स्टार्ट कर देंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, तो डिफ्लेशन तो और खराब है। फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, वो तो और गंदा साइकिल जनरेट हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी इंपॉर्टेंट है, और आरबीआई कितना मानता है कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट कितना मानती है कि 2 से 6% के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब डाटा आप एग्जाम में यूज कर सकते हो अच्छा आंसर लिखने के लिए। तो अगला हमारा है कि टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला, मॉडरेट इन्फ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन कौन सा बोलते हैं? जब आपका इन्फ्लेशन रेट 10% के अंदर है। ठीक है, जब आपका इन्फ्लेशन रेट 10% से कम है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन। जब आपका इन्फ्लेशन 30% से लेकर 400% या 1000% तक जाए तो उसको बोलते हैं गैल्पिंग इन्फ्लेशन। और अगर आपका इन्फ्लेशन 1000% से ज्यादा जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जो कि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, अगर जो लोग वर्ल्ड न्यूज पे ज्यादा ध्यान देते हैं या उन्हें पढ़ते हैं, तो वेनेजुएला का केस कुछ लोगों ने सुना होगा। वहां पे 4000% इन्फ्लेशन गया था। ठीक है, वहां पे एक चाय का कप ही 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऐसा था, ब्रेड का पैकेट ही 2 लाख रुपए का आ रहा था, 2 लाख जो उनकी वेनेजुएला की है करेंसी है उसमें। तो इसलिए इन्फ्लेशन ज्यादा बड़े लेवल से बढ़े तो करेंसी की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, और बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या किया हुआ है, आरबीआई हर 2 महीने में, उसे बाय मंथली पॉलिसी बोलते हैं,
हर 2 महीने में बाय मंथली पॉलिसी लेके आती है सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, बाय मंथली पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। अब वो आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करता है, वो मैं आपको आने वाले आगे वो जो यूनिट्स हैं जब वो कवर करूंगा तो समझा दूंगा उनको कि आरबीआई कैसे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ इज फेमा डिफरेंट फ्रॉम फेरा, इन व्हाट मैटर ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, एनुमरेट द पेक्युलियरिटीज ऑफ फेमा। अच्छा क्वेश्चन है। फेमा फेरा दोनों को पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड गवर्नमेंट के गाइडलाइंस लाई हुई हैं, तो उनको पढ़ लेना और इनको कवर करके जाना, छोड़ना मत। ठीक है, अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है, बिजनेस एथिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो बिजनेस एथिक्स के ऊपर आएगा या सीएसआर के ऊपर आएगा। इन तीन में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इकोनॉमी में, अब इकोनॉमी से कह रहा हूँ, बिजनेस में एथिक्स ना हो तो उससे क्या होगा? बिजनेस एथिक्स बेसिकली वो होता है कि जो भी बिजनेस की पॉलिसीज होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जो भी उनके गवर्नेंस होता है, कि उनके कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो बिजनेस एथिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स होने से क्या फायदे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है बिजनेस एथिक्स का, कि उसके होने से जो आपके कॉरेस्पॉन्ड टू बिजनेस ह्यूमन नीड्स, ठीक है, क्रेडिबिलिटी इन द पब्लिक, पब्लिक लोगों के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको नाम ही लूंगा, टाटा। ठीक है, टाटा के नाम से ही आप लोगों को पता है अब कि वो लोग कितना डोनेशन करते हैं, वो लोग कितना चीज़ों को, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं, वो कितना सपोर्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो उनके जो एथिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे आपके एथिक्स अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे होते हैं तो आपके पब्लिक के अंदर क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, इवन एम्प्लॉयज़ के अंदर क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी विद द एम्प्लॉयज़, बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंस है बिजनेस एथिक्स के। तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे काम करो, चाहे आप खुद का स्टार्टअप बनाओ, चाहे खुद का ऑर्गेनाइजेशन रखो, वहां पे अपने एथिक्स को प्रायोरिटी देना। अगर आपके एथिक्स अच्छे होंगे तो लोग आप पे भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, चाहे आपके वेंडर्स हों, चाहे आपके एम्प्लॉयज हों, चाहे वो आपके कस्टमर्स हों। अगला टॉपिक है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एथिकल इश्यूज इन बिजनेस। क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं बिजनेस को, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन होता है एम्प्लॉयज के बीच में, या फिर किसी भी एम्प्लॉयज में हो गया या कस्टमर्स में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, अनइक्वल ट्रीटमेंट, तो वो एक तरह का टाइप है एथिकल इश्यूज में। इस तरह के एथिकल इश्यूज होते हैं, हरासमेंट, अनएथिकल अकाउंटिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, अब्यूज ऑफ लीडरशिप अथॉरिटी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, प्राइवेसी। तो ये सब क्या है, एक जो भी आपके एथिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं बिजनेस के अंदर, वो है। अब हम इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं एथिकल इश्यूज को? क्रिएट कंपनी पॉलिसीज, कि आप कंपनी की पॉलिसीज ऐसी बनाओ कि वहां पे एथिकल इश्यूज आए ना, डिस्क्रिमिनेशन हो ही ना, नेपोटिज्म हो ही ना। ठीक है, अगला, प्रोवाइड ऑनगोइंग ट्रेनिंग, आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ताकि वो इन चीजों से ऊपर उठ के ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोच सके। रिक्वायर एम्प्लॉयज टू साइन अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, क्रिएट अ मेरिटोक्रेसी, कि मेरिट के बेस पे लोगों का प्रमोशन होगा, रिवॉर्ड मिलेगा एम्प्लॉयज को। टेक अ एक्टिव रोल इन डेली एक्टिविटीज, डबल चेक योर बुक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो हम ये सब प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ताकि हम अवॉइड कर सके एथिकल इश्यूज को बिजनेस के अंदर। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एथिकल बिजनेस एथिक्स के ऊपर आएगा तो अच्छे से कवर कर लेना। अगला है, व्हाट इज द सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन इन डिटेल। या तो क्वेश्चन बिजनेस एथिक्स से आएगा या सीएसआर से आएगा। ठीक है, सीएसआर आपने ऑलरेडी एमएमपीसी 001 में पढ़ा होगा, उसका लास्ट चैप्टर सीएसआर ही था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको पढ़ने में, जब आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से डिटेल में कवर कर लेना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका शॉर्ट नोट्स में आए, चाहे वो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आए, तो आपको दोनों किसी में वो आना चाहिए अच्छे से।
ठीक है, तो सारा यूनिट 1 हमारे यहाँ पे कवर होता है अच्छे से। एंड वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत आभार आपका कि आप लोगों ने मेरे चैनल को 1 लाख व्यूज तक पहुंचाया। आगे ऐसे सपोर्ट करते रहना, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट के साथ अब मैं प्लान कर रहा हूँ आपका सेमेस्टर 2 भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी। जो कि आप लोग सेमेस्टर 1 कवर करने वाले खत्म करने होगा आपका, तो मैं सेमेस्टर 2 के भी प्लेलिस्ट तैयार करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि जब आपका जून में एग्जाम आए तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आगे आने वाली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं MMBC 045 की वीडियोस भी डालूंगा, 6-7 की भी डाल दूंगा टाइम आने पे। और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए वंस अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे।